एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। उसका नाम ज़मीना था। वो लाहौर की रहने वाली थी और फैसलाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी। वो अपनी कजिन की शादी के सिलसिले में 10 दिन के लिए लाहौर आई हुई थी और अब वापस जा रही थी। लेकिन शारिक ने उससे नहीं पूछा था कि उसकी शादी हो चुकी है या नहीं। शारिक ने अपना नाम रेहान बताया था और कहा था कि वो एक दोस्त से मिलने फैसलाबाद जा रहा है। बस शेखुपुरा और शाहकोट के अड्डों पर मुख्तसर वक्फों के लिए रुकती हुई 11 बजे के करीब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के करीब GTS के अड्डे पर रुक गई। मुसाफिर अपना अपना सामान लेकर उतरने लगे। शारिक ने ऊपर वाले शेल्फ से समीना का सफरी बैग उठाकर उसके हवाले कर दिया और अपना ब्रीफकेस भी उतार लिया। वो बस से उतर आए। समीना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और एक तांगे पर बैठ गई। तांगे पर मजीद मुसाफिरों की गुंजाइश नहीं थी, वरना शारिक भी बैठ जाता। 2.5-3 घंटों के साथ ने शारिक के सीने में हलचल सी मचा दी थी। उसे अफसोस हुआ था कि ये सफर इतनी जल्दी खत्म हो गया और समीना अपना अता पता बताए बगैर इस तरह चली गई थी जैसे कोई ताल्लुक ही न रहा हो। शारिक अपने इस ख्याल पर खुद ही हंस दिया। उनमें ताल्लुक ही क्या था, वो तो एक बस के मुसाफिर थे। वक्त गुजरने के लिए उनमें बातों का सिलसिला शुरू हुआ था। मंजिल पर पहुंचकर उनके रास्ते अलग हो गए थे। लेकिन शारिक को हैरत थी कि वो समीना के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा था। वो अपनी जगह पर खड़ा तांगे को उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हो गया। शारिक पहली मर्तबा फैसलाबाद आया था। छांगे ने उसे बताया था कि वो मनरो सिनेमा के करीब नहर के पुल के साथ सादिक के 5 सिगरेट के खोखे से हमीद के बारे में पूछ ले। वो उसे हमीदे के डेरे पर पहुंचा देगा। लेकिन शारिक को यह भी मालूम नहीं था कि मनरो सिनेमा किस तरफ है। बस के तमाम मुसाफिर जा चुके थे। एक तरफ शटलकॉक बुर्के वाली एक औरत और 2 बच्चे बैठे हुए थे। उनके करीब ही लोहे का एक ट्रंक और एक टोकरी रखी हुई थी। एक अधेड़ उम्र आदमी उनसे 2 कदम के फासले पर खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। उन्हें शायद किसी बस पर सवार होना था। सामने एक खाली तांगा खड़ा था। शारिक तांगे के करीब आ गया। तांगे वाले ने पूछा, कहाँ जाना है बाबूजी? शारिक ने कहा, मनरो सिनेमा। तांगे वाला बोला, बैठो ले चलता हूँ। उधर की सवारियां मिल गई तो ठीक है, वरना सालम तांगा। शारिक बोला, चलो चलो सालिम ही चलो। ये कहते हुए वो तांगे की अगली सीट पर बैठ गया। तांगा सर्कुलर रोड पर होता हुआ झंग बाजार के इख्तिताम पर नहर के पुल के पास रुक गया। तांगे वाले ने नहर के पार सिनेमा की तरफ इशारा किया, बोला, वो मनरो सिनेमा है बाबूजी। शारिक तांगे वाले को पैसे देकर उतर आया और ब्रीफकेस हाथ में लटकाए नहर के पुल की तरफ चलने लगा। ये नहर 15-20 फुट चौड़ी थी, गहरी ज्यादा नहीं थी। उसके किनारे पुख्ता ईंटों के थे। नहर में गाय भैंसें भी नहा रही थीं और बच्चे और आदमी भी। पुल के दोनों तरफ मुंडेरों पर छाबड़ी वालों ने कब्जा कर रखा था। पुल के दूसरी तरफ दाईं समत नहर के बिल्कुल सामने मनरो सिनेमा था और बाईं तरफ दुकानें और होटल थे। गुलाम मोहम्मदाबाद की तरफ जाने के लिए तांगों का अड्डा भी था। पुल से चंद गज आगे साथ साथ 2 होटल थे जिनके पीछे कच्ची आबादी थी और उसके पीछे अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे। होटलों के सामने फलों और खाने पीने की अशिया के छाबड़े और ठेले थे। सड़क से उड़ने वाली धूल वगैरह से बचाव का कोई तरीका इख्तियार नहीं किया गया था। दोनों होटलों के सामने 5 सिगरेट के खोखे भी थे। शारिक पहले खोखे के सामने रुक गया जहां 11-12 साल की उम्र का एक लड़का दुकानदारी कर रहा था। शारिक ने उससे पूछा, सादिक का खोखा यही है? लड़के ने इशारा किया, वो आगे वाला खोखा है। शारिक उस अगले खोखे पर चला गया। वहां 30-32 साल की उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था। छोटी नोकदार स्याह दाढ़ी, माथे पर मेहराब और सर पर धागे से बनी हुई सफेद टोपी। उसका यह हुलिया जाहिर करता था कि वो बाकायदगी से नमाज पढ़ने का आदी है। लाहौर में 2 मरतबा सादिक से मुलाकात हो चुकी थी। शारिक उसे अच्छी तरह पहचानता था, मगर ये सादिक नहीं था। शारिक ने पूछा, सादिक कहाँ है? दाढ़ी वाले ने उसे घूरा, बोला, वो तो घर पर है जी। आप कहाँ से आए हैं? शारिक बोला, लाहौर से आया हूँ। सादिक को इत्तला भिजवा दो कि छांगे का आदमी आया है। दाढ़ी वाले ने एक बार फिर सर तपा उसका जायजा लिया और फिर होटल की तरफ मुंह करके किसी को आवाज दी। उसी वक्त मैले से लिबास में एक लड़का आ गया। उसके बाल बेतहाशा बड़े हुए थे और उलझे हुए। दाढ़ी वाले ने लड़के की तरफ देखते हुए कहा, ओए काके, चाचा से जाकर कह दे लाहौर से परोना आया है, छांगे ने भेजा है। लड़के ने एक नजर शारिक की तरफ देखा और फिर होटल के साथ ही एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट के बाद हुई थी। उसके साथ ही सादिक भी था। शारिक ने उसे दूर ही से पहचान लिया।
सादिक बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला। ओ सत बिस्मिल्लाह, जी आया नू। उसने इजहार खुलूस के तौर पर शारिक से मौनिका भी कर डाला। फिर कहा, आओ जी घर चलते हैं। फिर लड़के की तरफ देखते हुए बोला, ओए काके, 2 फर्स्ट क्लास चाय लेकर आओ। शारिक उसके साथ गली में दाखिल हो गया। तंग और गंदी सी 2-3 गलियां घूमने के बाद वो एक कच्चे मकान में दाखिल हो गए। मकान के जिस कमरे में वो दाखिल हुए थे वो बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। फर्श पर दरी बिछी हुई थी। 5-6 कुर्सियां सलीके से रखी हुई थीं। दरमियान में एक मेज भी रखी हुई थी जिस पर कपड़ा बिछा हुआ था। कुर्सियों के कुशन्स पर कढ़ाई की हुई थी। सादिक ने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बोला, बैठो शारिक बाबू। शारिक कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफकेस उसने अपने करीब ही फर्श पर रख लिया था। थोड़ी ही देर के बाद लड़का भी चाय लेकर आ गया। सादिक ने एक कप उसके सामने रख दिया। बोला, लो शारिक बाबू, चाय पियो। वो खामोशी से चाय की चुस्कियां लेते रहे। फिर सादिक ने पूछा, कैसे आना हुआ शारिक बाबू? शारिक ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया, लाहौर में कुछ गड़बड़ हो गई है यार। छांगे ने कहा है चंद रोज के लिए तुम्हारे पास चला जाऊं, मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस चला जाऊंगा। सादिक ने कहा, कोई बात नहीं शारिक बाबू, हम लोगों की जिंदगी में ऐसी ऊंच नीच तो होती ही रहती है। ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला, जीरे वाले केस का क्या हुआ? उस दिन लाहौर गया था तो पता चला था कि जीरे को पुलिस ने पकड़ लिया है और शाकिर मारा गया है। छांगे से तो मेरी मुलाकात ही नहीं हो सकी उस रोज। शारिक बोला, जीरा 3-4 दिन पहले ही छूट कर आ गया था। पुलिस ने पैसा लेकर उसके खिलाफ केस खत्म कर दिया। सादिक बोला, चलो अच्छा हुआ। पुलिस से हम जैसे लोगों की आंख मचोली तो होती ही रहती है। इस पकड़ धकड़ के बगैर ना तो पुलिस का गुजारा होता है ना हमारा। शारिक ने पूछा, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? सादिक ने जवाब दिया, एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ 6 बड़ी पार्टियां ये बिजनेस कर रही हैं। तुम्हारी दुआ से तुम्हारे इस भाई का बड़ा टैका है यहाँ। आधा शहर अपना मुरीद है। शारिक चाय की चुस्कियां लेते हुए सादिक की तरफ देखने लगा। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। गठा हुआ जिस्म, मजबूत हाथ पैर, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें और तलवार कट मूछें। सर गंजा था। वो हर हफ्ते बाकायदगी से सर पर उस्तरा फिरवाने का आदी था। सादिक मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर का रहने वाला था, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उसके माँ बाप होशियारपुर से हिजरत करके आए थे। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। सेहन की तरफ से कभी कभी बातों की आवाज सुनाई दे जाती। इन आवाजों में 2 औरतों की आवाजें भी शामिल थीं। इन आवाजों से शारिक ने अंदाजा लगा लिया था कि एक औरत बूढ़ी थी और दूसरी जवान। तकरीबन 1 बजे के लगभग किसी ने बैठक का अंदरूनी दरवाजा खटखटाया। सादिक उठकर बाहर चला गया। उसके आने में 3-4 मिनट लग गए। सादिक ने कहा, रोटी तैयार है शारिक बाबू, आओ हाथ धो लो। शारिक उसके साथ सहन में आ गया। खासा वसीओ अरीज पुख्ता सहन था। एक तरफ खुरा बना हुआ था और पानी का ड्रम रखा हुआ था। शारिक ने ड्रम की टूटी खोलकर हाथ धोए और बैठक में वापस आ गया। थोड़ी ही देर के बाद सादिक ने मेज पर खाना लगा दिया। सादिक बोला, भाई इस वक्त तो जो कुछ है वही खाना पड़ेगा। शारिक ने कहा, हर चीज खुदा की नेमत है, किसी चीज से इनकार नहीं करना चाहिए। वो दोनों खाना खाते रहे। खाने के बाद सादिक ने बर्तन उठाकर अंदर पहुंचा दिए। सादिक बोला, शारिक बाबू, अगर तुम आराम करना चाहो तो साथ वाले कमरे में जाकर लेट जाओ। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं। शारिक बोला, मैं यहीं दरी पर लेट जाऊंगा, अंदर खवातीन को बिला वजह तकलीफ होगी। सादिक ने कहा, खवातीन कौन हैं? मेरी बूढ़ी माँ है और भतीजी है, वो तुमसे पर्दा तो नहीं करेंगी। वो दोनों बैठक से निकलकर सहन में आ गए। साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो शारिक ठिठक कर रुक गया। कमरे में 2 चारपाइयां थीं। एक पर सफेद खेस बिछा हुआ था और 15-16 साल की एक लड़की दूसरी चारपाई पर खेस बिछा रही थी। वो शारिक को देखकर शर्मासी गई। उसने चादर बिछाकर तकिया रखा और तेजी से कमरे से निकल गई। सादिक ने कहा, ये मेरी भतीजी है नजमा। 3 साल पहले पुलिस ने इसके बाप को पकड़ लिया था और थाने में तशद्दुद करके उसे हलाक कर डाला। मरने के बाद उसके जिस्म में 2 गोलियां उतार दी गईं और लाश को सड़क पर डालकर ये मशहूर कर दिया गया कि वो एक खतरनाक डाकू था जो पुलिस मुकाबले में मारा गया। सदमे किताब न लाकर मेरी भाभी का भी हार्ट फेल हो गया। ये दोनों बहन भाई मेरे पास ही रहते हैं। पान के खोखे पर दाढ़ी वाला जो लड़का बैठा हुआ था वो मेरा भतीजा है। उसका नाम अशरफ है। शारिक के चेहरे पर अफसुर्दगी सी छा गई। वो जहां भी गया था उसने पुलिस के जुल्म जबर और तशद्दुद की ऐसी ही दास्तानें सुनी थी। वो जिन लोगों से मिला था वो तमाम जराइम पेशा थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे जराइम की ये जिंदगी विरसे में मिली हो या शौकिया तौर पर जिल्लत और रुसवाई का ये रास्ता अपनाया हो। उन्हें मुजरिम बनाने में पुलिस का हाथ था। वो खुद एक जिंदा मिसाल की हैसियत से मौजूद था। वो बड़ी इज्जतदार शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे ये खतरनाक रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। सादिक ने दूसरी चारपाई पर लेटते हुए कहा, यार शारिक बाबू, सुना है तू पढ़ा लिखा है, BA किया है तुमने। तुम तो किसी दफ्तर में अफसर बन सकते थे, फिर ये घिनौना धंधा क्यों शुरू कर दिया?
तालीम तो रोशनी फैलाती है, तुम गुनाहों के अंधेरे में कैसे आ गए? शारिक ने कहा, पुलिस की मेहरबानी से। ये दुरुस्त है कि इल्म की रोशनी इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है, लेकिन पुलिस ने अंधेरों में धकेल दिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। सादिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, पाकिस्तान में यही सब कुछ हो रहा है। मैंने भी एफए किया है। मेरा बाप भी मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन कानून के इन मुहाफिजों ने मेरे बाप के साथ वो सलूक किया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन माऊफ हो गया। एक दिन वो घर से निकला तो लौट कर वापस नहीं आया। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला कि जिंदा है या कहीं मर खप गया। और फिर मेरे बड़े भाई को भी पुलिस ने मार डाला। मेरे सीने में आज भी इंतकाम का लावा खौल रहा है, और मेरे इंतकाम की ये आग उस वक्त तक ठंडी नहीं होगी जब तक मैं एक एक को ठिकाने न लगा दूं। शारिक ने कोई जवाब न दिया। ये कानून के मुहाफिजों की बात हो रही थी, जिन्हें अवाम की इज्जत व आबरू और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा गया था। मगर कानून के ये मुहाफिज अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे थे और उन्हें जलील और रुस्वा कर रहे थे। यही सब कुछ सोचते हुए दफतन शारिक के जहन में सलमान एडवोकेट का नाम उभर आया। शारिक ने पूछा, यहाँ पीपल्स कॉलोनी कहाँ है? सादिक बोला, कोहिनूर मिल के सामने है। किससे मिलना है? शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ, सलमान एडवोकेट। मेरी बर्बादी का असल जिम्मेदार वही है। उसने मेरे माँ बाप को कत्ल करवा दिया। इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर मुझे 14 साल के लिए जेल भिजवाने वाला भी वही था। मेरे मकान को भी उसी ने आग लगवाई थी और आतिशज़दगी के इल्जाम में मुझे दोबारा अंदर करवाने की कोशिश भी उसी ने की थी। वो लाहौर से भागकर यहाँ आ गया है। सुना है पीपल्स कॉलोनी में रहमानिया मस्जिद के करीब कहीं रहता है। सादिक ने कहा, कोई बात नहीं, तलाश कर लेंगे उसे भी। मुझे भी एक आदमी की तलाश है। मैं जब तक उसे जहन्नम रसीद न कर दूं, उस वक्त तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। वो देर तक बातें करते रहे। शारिक ऊँघने लगा और फिर वो जल्द ही सो गया। उसकी आंख 6 बजे खुली थी। उसने उठकर सहन में ड्रम से मुंह हाथ धोया और सादिक के साथ घर से निकलकर खोखे के साथ वाले होटल में आ गए। उन्होंने चाय पी और देर तक वहीं बैठे बातें करते रहे। इसी दौरान 2-3 आदमी सादिक के पास आए और धीमे लहजे में कुछ बातें करके चले गए। शाम हो चुकी थी। दुकानों और होटलों की बत्तियां जगमगा उठी थीं। सिनेमा का मैटिनी शो खत्म हो चुका था। 6 बजे वाले शो के लिए सिनेमा के सामने रश लगा हुआ था। सिनेमा की वजह से यहाँ बड़ी रौनक थी और वक्त गुजरने के साथ साथ रौनक में इजाफा हो रहा था। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी सादिक के पास आ गया। वो लंबा तड़ंगा सा आदमी था। शलवार कमीज पहने हुए था और सर के बालों में मेहंदी का रंग था। उसकी शक्ल देखकर शारिक को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि वो कोई पुलिस वाला था। सादिक से बातें करते हुए वो बार बार शारिक की तरफ देख रहा था। कुछ देर के बाद वो आदमी वापस चला गया। शारिक ने सवालिया निगाहों से सादिक की तरफ देखा। बोला, ये पुलिस का आदमी था? सादिक बोला, हाँ, ये हरामखोर परेशान करते ही रहते हैं। थानेदार ने बुलाया है, हालांकि हमारा ये इलाका इनके थाने में नहीं है। वो सामने थाना देख रहे हो? उसने नहर के पार थाने की इमारत की तरफ इशारा किया। उस थाने की हुदूद नहर के उस तरफ है, लेकिन ये लोग यहाँ आकर भी लोगों को तंग करते रहते हैं। वो दोनों कुछ देर तक बैठे रहे, फिर सादिक उठ गया। बोला, अच्छा शारिक बाबू, मैं थानेदार की बात सुनकर आता हूँ। तुम चाहो तो सैर सपाटा कराओ। जंग बाजार से सीधे चले जाओ तो घंटा घर पहुंच जाओगे। बड़ी रौनक वाली जगह है। वो दोनों होटल से निकल आए। नहर का पुल पार करके सादिक तो थाने की तरफ चला गया और शारिक जंग बाजार की तरफ बढ़ गया। उस बाजार में ज्यादातर किराने की दुकानें थीं। दुकानदारों ने सड़क तक अपना सामान फैला रखा था। सब्जी फरोशों ने भी सड़क घेर रखी थी। बास जगहों पर तो पैदल चलने का भी रास्ता नहीं था। हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आ रहे थे। इंसानों के साथ बकरियां और गायें भी आजादी से टहलती फिर रही थीं। शारिक घंटा घर के चौक पर आकर रुक गया। वो बड़ी दिलचस्पी से इधर उधर देख रहा था। चौक के वस्त में बहुत वसी व अरीज चबूतरा था, जिसके दरमियान घंटा घर की बुलंद इमारत थी। घंटा घर के 8 अतराफ में बाजार था। दुकानों के सामने मरकरी कुमकुमे जगमगा रहे थे। घंटा घर के चबूतरे पर ख्वांचे वालों ने कब्जा जमा रखा था। कहीं कीकर की मिसवाकें बेचने वाले बैठे हुए थे, कहीं दही बड़े वालों ने कब्जा जमा रखा था, कहीं कानों से मैल निकालने वाले बैठे हुए थे और कहीं मालशिए दरियां बिछाए बैठे हुए थे। अंग्रेज सरकार ने लायलपुर बरतानिया के झंडे यूनियन जैक के नक्शे पर बसाया था, लेकिन अब इसमें बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थी। इसका नाम भी लायलपुर से फैसलाबाद हो गया था। पान की दुकानों, खीर और चाय की दुकानों के सामने शहर के मनचले जमा थे। शारिक तकरीबन 2 घंटों तक मुख्तलिफ बाजारों में घूमता रहा और फिर कचहरी बाजार के मोड़ पर खड़ा हो गया, जहां 2 बुक स्टॉल थे। इन स्टॉलों पर अखबारात और जरायद के अलावा उरियां और नीम उरियां टाइटल्स वाली किताबें भी सजी हुई थीं। इन किताबों को सेलोफीन की थैलियों में इस तरह लपेट कर रखा गया था जैसे वो अनमोल हों और उनके खराब हो जाने का अंदेशा हो। 10:30 बज चुके थे। घंटा घर की रौनक उरूज पर थी। शारिक टहलता हुआ वापस आने लगा। जंग बाजार में बेशतर सब्जियों और फलों वाले अपनी दुकानें बढ़ा चुके थे।
और अब जगह जगह सड़े गले फलों और बोसीदा सब्जियों के ऐसे ढेर नजर आ रहे थे जिनसे बड़ी नागवार बू उठ रही थी। चंद गायें और भैंसें अब ज्यादा आजादी से इन ढेरों पर मुंह मार रही थीं। शारिक जब वापस आया तो सादिक होटल ही में कोने की एक मेज पर बैठा हुआ था। उस वक्त उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी। शारिक उसके करीब जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कोई न कोई आदमी आता और सादिक से हाथ मिलाकर चला जाता। सादिक के पास आने वालों को देखकर ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो सब के सब नशे के आदी थे और पुड़ियां लेने के लिए यहाँ आ रहे थे। वो सादिक से हाथ किसी अकीदत की बिना पर नहीं मिलाते थे। हाथ सादिक की तरफ बढ़ाते तो उनकी मुट्ठी में नोट होते, और जब सादिक चादर में से हाथ निकालकर उस शख्स से हाथ मिलाता तो उस शख्स की मुट्ठी में दबे हुए नोट सादिक के हाथ और सादिक के हाथ में दबी हुई पुड़िया उस शख्स के हाथ में मुंतकिल हो जाती। उस वक्त बातों में इंकिशाफ हुआ कि ये होटल भी सादिक ही का था, जिसे उसने ठेके पर दे रखा था। शाम के बाद वो खुद भी यहाँ बैठकर धंधा किया करता था और उसके कारिंदे भी इधर उधर घूम कर धंधा करते थे। सादिक खुद खाना खा चुका था। उसने शारिक के लिए भी खाना मंगवा लिया। सिनेमा का आखिरी शो खत्म हुआ तो सादिक से हाथ मिलाने वालों की तादाद में कुछ इजाफा हो गया। शो खत्म होने के आधे घंटे के बाद सादिक होटल में बैठा रहा, फिर शारिक को लेकर घर आ गया। शारिक आते ही बिस्तर पर लेटकर इस तरह सोया कि उसे दुनिया और माफिया की खबर तक न रही। 3-4 रोज गुजर गए। शारिक दिन भर कमरे में चारपाई पर लेटा रहता और शाम को सादिक के साथ होटल पर आ जाता या बाजारों में घूमता रहता। इस दौरान वो लाहौर से आने वाले अखबारात का बाकायदगी से मुताला करता रहा था। डीएसपी के कत्ल के बारे में कोई खबर उसकी नजरों से नहीं गुजरी थी। शारिक ने कई रोज से शेव नहीं बनाई थी। दाढ़ी बढ़ जाने से उसका चेहरा किसी हद तक बदल गया था। उस रोज शाम को उसने खत बनवा कर बाकायदा दाढ़ी रख ली। दाढ़ी और नोकदार मूछें उसके चेहरे पर भली लग रही थीं। सादिक आमतौर पर अपना माल लाहौर में छांगे से लाया करता था। कभी फौरी जरूरत पड़ जाती तो वो फैसलाबाद की एक पार्टी से भी माल ले लिया करता। उस रोज सादिक के पास माल खत्म हो गया था। रात के 12 बजे ही वो होटल से उठ गया। सादिक ने इधर उधर देखते हुए एक पिस्तौल शारिक की तरफ बढ़ा दिया। बोला, चल यार शारिक बाऊ, जिनाह कॉलोनी से थोड़ा सा माल लेकर आए और ये तू अपनी जेब में रख ले। शारिक बोला, ये क्यों? और उसने पिस्तौल लेकर जल्दी से पतलून की जेब में ठूंस लिया। सादिक बोला, काला बड़ा खबीस आदमी है, हरकतें करता रहता है, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। फिर वो एक तांगे पर बैठकर जिनाह कॉलोनी की तरफ रवाना हो गए। छोटी बड़ी कोठियों पर मुश्तमिल ये रिहायशी इलाका था। कहीं कहीं दुकानें भी थीं। एक गली के मोड़ पर उन्होंने तांगा छोड़ दिया और पैदल चलते हुए दूसरी गली में घूम गए और बिलाखिर एक मकान के सामने रुक गए। बंगलानुमा ये मकान ज्यादा बड़ा नहीं था। गेट के अंदर की तरफ बैठे हुए आदमी ने सादिक को शनाख्त करने के बाद उन्हें अंदर आने की इजाजत दी थी। वो एक कमरे में आ गए जहां कालू के साथ 2 आदमी और भी बैठे हुए थे। कालू इसमें बामुसम्मा था। रंग तवे की तरह काला, मूछें और सर के बाल सफेद। उसकी उम्र 60 के लगभग रही होगी। उम्र के लिहाज से उसकी सेहत काबिल रश्क थी। उन दोनों को वहां बैठे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि गेट का चौकीदार बदहवास सा दौड़ता हुआ अंदर आ गया। वो चीखा, कालू उस्ताद भागो, पुलिस ने छापा मार दिया है। सादिक ने हैरत से कहा, पुलिस का छापा? तुम्हारे डेरे पर कालू? कालू चीखा, आजकल इन हरामखोरों से मेरी टसल चल रही है, भागो। वो लोग कमरे से निकलकर भागे। इसी दौरान बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। सादिक और शारिक कमरे से निकलकर अकबी कोठी की तरफ दौड़े। उस तरफ की दीवार काफी ऊंची थी। सादिक दीवार के साथ पुश्त टिकाकर खड़ा हो गया और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा दी। बोला, शारिक बाऊ ऊपर चढ़ो। शारिक अपना पैर उसके हाथों पर रखकर ऊपर चढ़ गया। दूसरा पैर उसने सादिक के कंधे पर रखा और उचक कर दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर लेटकर उसने हाथ नीचे लटका दिया और सादिक का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगा। चंद सेकंड की जिद्दोजहद के बाद सादिक भी दीवार पर पहुंच गया। एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी, वो दीवार पर, मार दो गोली। उसके साथ ही फजा में तड़तड़ाहट गूंज उठी।